नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट। राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पहले तो। चुनाव है, आप भी आज सारा दिन आजकल डाटा में उलझे रहते हैं, हम भी ढूँढते रहते हैं। पर आज हमारा ये जो वीडियो है, ये इस चीज़ पे है कि पंजाब में लुधियाना में बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है इस बार पंजाब में, तो लुधियाना से कौन-कौन कैंडिडेट हो सकता है बीजेपी का, प्रोबेबल कौन है? टिकट किसको मिलेगी नहीं पता, पर ऐसा माना जा रहा है कि कुछ नाम ऊपर गए हैं। आधिकारिक नहीं है कुछ भी, पर अनऑफिशियली हम बता रहे हैं कि कुछ नाम चर्चा में चल रहे हैं और वो कौन से नाम हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, किसको यहाँ पर मिल सकती है, पहले उस पे एक नज़र थोड़ी-सी मार लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो लुधियाना में कहते हैं कि बीजेपी अगर अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ती है, तो पैनल हाईकमान को भेजा गया है, ऐसा कहा जा रहा है। आला कमान करेगा इन नामों पर मंथन और उसके बाद उम्मीदवार की तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो सकेगी। कौन-कौन से नाम गए हैं? रजनीश धीमान, परमिंदर बराड़, पूर्व प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता, प्रवीण बंसल, प्रदेश कोषाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा देबी, सुखमिंदर पाल सिंह गरेवाल और अनिल सरीन। ये नाम चर्चा में है। अब और भी कोई नाम हो बीच में तो पता नहीं, या बीजेपी में तो ऐसा है कि आप जितनी मर्जी नामों की माला जपते रहिए, बाद में जब नाम सामने आता है तो बंदा खुद सोचता है यार ये क्या हुआ? तो ये मीडिया की चर्चाओं के हिसाब से बीजेपी में कभी कुछ नहीं हुआ। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे वो स्पीकर का चुनाव हो, चाहे वो अब मुख्यमंत्री 3-3 स्टेट्स के बने, आप देखो कि हमने अपना गला सुखा लिया ये कहते-कहते कि इसके चांस ज़्यादा हैं, ये दौड़ में है, ये आगे लग रहा है। ऐसा नहीं चलता है बीजेपी में। वो अपने तरीके से ही काम करते हैं और हम पत्रकार हैं, हमने तो खबर बनानी है, हमें जो खबर मिली हम वो बना रहे हैं कि ये नाम चर्चा में चल रहे हैं। इनके बारे में आगे जानते हैं। रजनीश धीमान कौन है? ये दावेदारों के पैनल में है। धीमान जिला भाजपा कमेटी में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान में भी वो जिला प्रधान हैं और एक ओबीसी चेहरा भी है। तो जिला प्रधान होना और ओबीसी चेहरा होना इनके फेवर में थोड़ा-सा जाता है क्योंकि ओबीसी का आजकल बोलबाला है। जीवन गुप्ता शहरी प्रधान होने के साथ-साथ समिति में वे जिले में कई पदों पर रह चुके हैं और 2 बार प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। यानी शहरों में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। अब लुधियाना सिर्फ शहर नहीं है, वो गाँव और शहर से बना एक बड़ा ज़िला है। तो ये शहरी प्रधान रह चुके हैं और कई पदों पर रह चुके हैं, 2 बार महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी, तो डेफ़िनेटली इनकी पकड़ भी मजबूत दिखाई देती है। अनिल सरीन पार्टी में कई पदों पर रहने के अलावा पीपीएससी के सदस्य रहे हैं और पंजाब में पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। यानी कि आप इनको पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान देते भी सुन सकते हैं। इनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। परमिंदर बराड़ सिख चेहरा है, इन दिनों लुधियाना में काफ़ी सक्रिय हैं, अकाली दल से बीजेपी में गए हैं, शहरों और गाँव के बीच का संतुलन बना सकते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि पंजाब में अगर आप अपना कैंडिडेट देते हैं तो वहाँ पर सिख चेहरा अगर हो तो एक एज रहता है, एडवांटेज रहता है हमेशा, और ये वो चेहरा है जो इस दौर में इसलिए है क्योंकि एक तो अकाली दल से आए हैं। इनकी पकड़ जो है वो शहरों और गाँव में इक्वल बताई जा रही है। संतुलन ये बना सकते हैं। पार्टी को नाम गया है, रिज़्यूमे गया है, आगे पार्टी क्या करेगी नहीं पता। सुखमिंदर गरेवाल बीजेपी नेता और जे-एंड-के के ये प्रभारी हैं, आर एंड ये लिखा हुआ है, जे-एंड-के के ये प्रभारी हैं और एक सिख चेहरा है और लुधियाना के निवासी हैं और इनका गाँव में भी आधार है। सुखमिंदर गरेवाल की मैं बताऊँ तो सुखमिंदर गरेवाल जी के साथ मैं भी बहुत बार जब मैं न्यूज़ चैनल में हुआ करता था तो इनसे इनकी बाइट लेने का मौका मिलता था, इनको डिबेट में बिठाने का मौका मिलता था। ये तेज़ तर्रार नेता हैं और काफ़ी पकड़ है इनकी, हमेशा एक्टिव रहते हैं पंजाब में। बहुत जगह मैंने इनको देखा है कि ये सरकार में हैं, नहीं हैं, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो इनका नाम भी चल रहा है और ये वहीं के रहने वाले हैं। प्रवीण बांसल 3 बार पार्षद रहने के अलावा वह विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये इनके पक्ष में जाता है, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार पार्षद रहे हैं, तो इनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। गुरुदेव शर्मा देवी प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, सेंट्रल विधानसभा से चुनाव भी ये लड़ चुके हैं, इसलिए इनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। ये वो नाम हमने बताए आपको राकेश जी, जो यहाँ पर चर्चा में चल रहे हैं और इन नामों में से अब किसकी लॉटरी लगती है, किसको बीजेपी यहाँ पर उतारती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि एक तो पहले ज़िला से आपके नाम जाते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रदेश से भी रिकमेंडेशन जाता है, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी,
फिर स्क्रीनिंग कमेटी अपने तौर पे सारे रिज्यूमे देखती है, सारे रिकमेंडेशंस देखती है, उसके बाद जो है वो तय होता है। और यहाँ से बात करें हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो इस वक्त बिट्टू वहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट हैं कांग्रेस की तरफ से, और काफ़ी वो भी तेज तर्रार नेता हैं, और इस बार भी उन्हीं के चुनाव लड़ने की यहाँ से पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो विनिंग एमपी है। तो यहाँ पर एक समय पे यहाँ पे मनीष तिवारी भी एमपी रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, और पीछे जब उनके नाम की चर्चाएं चली थी बीजेपी को लेके, तो उनके ऑफिस ने खंडन कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो कांग्रेस में है। तब चर्चाएं चल रही थी उनके नाम की कि क्या वो कैंडिडेट हो सकते हैं, इस सीट को लेके बात नहीं बन रही, ऐसी बहुत सारी चीजें चली थी दिन भर। फिर उसके बाद शाम होते होते उनके ऑफिस से खंडन आया था कि वो कांग्रेस में है, ये बिल्कुल गलत चर्चाएं हैं। तो हम भी उस बात को रखते हैं कि दोनों पक्ष हमने बता दिए। तो राकेश जी, लुधियाना क्योंकि शहरी सीट है और शहरों में बीजेपी का आधार रहा है, लेकिन इस बार वहां पे मुकाबला ये भी समझना पड़ेगा कि तिकोना से चुकोना भी हो सकता है, यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप वर्सेस अकाली दल, अगर बीजेपी अकाली दल इकट्ठे नहीं होते तो। देखिए, लुधियाना जो है, लुधियाना में एक चीज है कि लुधियाना औद्योगिक शहर भी है, इंडस्ट्री जी, का बेस भी है। तो व्यापारियों का लुधियाना शहर में, हाँ, तो लुधियाना जो है, लुधियाना में जो शहरी मतदाता है, और शहरी मतदाताओं के बीच आमतौर पे शहरी मतदाता को जागरूक माना जाता है। तो इस नाते बीजेपी का जनाधार हमेशा से शहरी मतदाताओं के बीच रहा है, और खासतौर से जो व्यापारी वर्ग है, वो चाहे कोई भी हम्म। हो, लेकिन व्यापारी वर्ग का एक लगाव, एक झुकाव जो है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है। तो इस लिहाज से बीजेपी का इस क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि जनाधार है। दूसरी बात कि पंजाब की राजनीति, और पंजाब की राजनीति के जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर के थोड़ा सा हमें मंथन करने की जरूरत है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं। और पंजाब में खासतौर से जो पार्टियां चुनाव जीतती है, तो वहां पे जो अभी हाल में जो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से फ्री में बिजली पानी वाला जो फॉर्मूला वहां पे सक्सेस हुआ है, तो उस फॉर्मूले की काट के तौर पर जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो क्या फॉर्मूला लेके आते हैं, चाहे वो हम्म। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो। और आमतौर पे जो अभी तक के जो हालात हैं, उस हालात में आप मान के चलिए कि मुकाबला या तो तिकोना होगा या चौकोना होगा। या चौकोना होगा, सही कहा आपने। लेकिन अगर कहते हैं ना यहाँ कि पे बीजेपी और अकाली दल का टाई अप हो गया, जिस तरह से पिछले दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक टीवी पे फोनो बाइट सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि मैंने तो कहा है कि अकाली दल से टाई अप होना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों का भला है, और डेफिनेटली ये टाई अप होता है तो दोनों को लाभ होगा। तो वो टाई अप अगर होता है तो उन्होंने, हालांकि बहुत पूछा गया कि कितनी सीट आपको लगता है बीजेपी को मिलनी चाहिए, उन्होंने कहा कि आप मुझसे मत पूछिए, मैं ये कोई आंकड़ा नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कि बीजेपी को 13 में से 6 मिलनी चाहिए, 5 मिलनी चाहिए, 7, मैं नहीं बताऊंगा इस विषय में। लेकिन उनका साफ कहना था, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब अंदर खाते बीजेपी अकाली दल की बातचीत चल रही है, वो टूटी नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है अभी तक, क्योंकि पुराने साथी रहे हैं बहुत सालों तक। हाँ, किसान आंदोलन की वजह से स्लो पड़ गई वो अलग बात है, या वो थोड़ी सी नहीं नहीं रुकी हुई नहीं, वो अलग बात है। खन्ना साहब, मैं आपको यहाँ पे एक चीज साफ कर देना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन का जो भी स्वरूप हो, उसकी जो भी संरचना हो, लेकिन राज्य में, खासतौर से पंजाब में जो बीजेपी है, अब वो पहले वाली बीजेपी नहीं है। पंजाब में जो बीजेपी है वो जनता के साथ जुड़ चुकी है, जनता के साथ उसका लगाव और जुड़ाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, अब जो है बीजेपी में पंजाब के कद्दावर नेता खुद कैप्टन साहब हैं, हम्म। खुद कैप्टन अमरिंदर जो हैं, सुनील वो जाखड़ हैं, कैप्टन अमरिंदर हैं, सुनील और जाखड़ है, बहुत कैप्टन सारे। अमरिंदर है। आप देखिए, सुनील जाखड़ को तो पार्टी ने प्रदेश की कमान दे रखी है। बिल्कुल। तो आप ऐसे में, आप बीजेपी अब पंजाब के लिए कोई अनजानी पार्टी नहीं है, कोई नई पार्टी नहीं है। और बीजेपी में जितने भी नेता हैं, वो सब जो है, वो पंजाब के नब्ज को समझते हैं, पंजाब की जड़ को जानते हैं, और जनता से जुड़े हुए हैं, और उनका अपना एक वजूद है, एक जनाधार है। तो बीजेपी अगर सीटों का तालमेल करती है, तो वो जो तालमेल है वो पहले वाला नहीं होगा। अब तालमेल मौजूदा स्थिति के हिसाब से होगा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में
एक अपना मुकाम, एक स्थान बनाया है और उसी तरीके से उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भी सीटों का तालमेल करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जी, और जी। रही रही बात कि तालमेल होने पे क्या फर्क पड़ेगा और तालमेल नहीं होता है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देश में कहीं भी चुनाव होते हैं और अगर बहुकोणीय मुकाबला होता है तो हर बार बहुकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी स्वीप करती है, भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती है। और ये चीज जो है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, हम जब भी चुनाव नतीजों को देखते हैं तो ये बात साफ नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अपने वोटर जो हैं वो कहीं नहीं जाते, वो पार्टी के साथ हमेशा रहते हैं और इसका फायदा पार्टी को हर चुनाव में मिलता है। और जब बहुकोणीय मुकाबले होते हैं तो औरों के वोट ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सॉलिड वोट मिलता है। तो जी, बिल्कुल सही कहा ये आपने। एक बात है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। रही बात उम्मीदवारों की, तो उम्मीदवार चाहे वो धीमान हो, चाहे वो परमिंदर बरार हो, चाहे वो प्रवीण बंसल हो, चाहे वो सुखविंदर पाल सिंह ग्रेवाल हो, उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपने कहा कि कहते हैं ना कि सिख चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और सिखों के बीच ही भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। गांव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ बना रही है और शहर में तो आपको पता है कि कारोबारी हो, व्यापारी हो या आम शहरी हो, उनके बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, क्योंकि उनको सुशासन चाहिए, उनको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, उनको प्रोग्रेस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। तो ये सारे जो मुद्दे हैं और इन मुद्दों का निराकरण मौजूदा स्थिति में देश में चाहे प्रदेश में अगर कोई कर सकता है तो उसमें स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। और इस लिहाज से हम देखें तो एक सही और निर्णायक अगर फैसला जनता करती है तो वो फैसला हो सकता है कि बीजेपी के जी। पक्ष में चला जाए। जी, पहले वो वही बात है कि इस बार सीट किसको मिलती है, टिकट किसको मिलती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितने नाम मैंने बताए, इनका बैकग्राउंड भी हमने बताया, प्रोमिनेंट नाम हैं सारे। और बीजेपी की यही खासियत है कि यहाँ पर टिकट ना मिलने पे विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। जो भी हाई कमांड से फैसला आता है, उसको सहर्ष स्वीकार किया जाता है। और अब इनमें से किसी एक को मिल जाए या एकदम से कोई नया नाम आ जाए जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो ये नहीं है कि कोई साथ नहीं चलेगा, सब साथ ही चलते हैं। तो अब पर ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, लुधियाना की सीट काफ़ी हॉट सीट है। और शहरी इलाके चाहे लुधियाना हो, जालंधर हो, अमृतसर हो, यहाँ पर बीजेपी की एक खास पकड़ हमेशा रहती है, शहरी इलाका होने की वजह से। गाँव में बेशक बीजेपी कमज़ोर नज़र आए या किसान आंदोलन के बाद थोड़ी धीमी पड़ी हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में आए, जिस तरह से अकाली दल के नेता कइयों ने बीजेपी जॉइन की पिछले कुछ सालों में, उससे बीजेपी ने अपनी पकड़ तो मजबूत की है। लेकिन उसका जो लिटमस टेस्ट है वो होगा पटल पर जाकर, जब आप जाएंगे चुनाव लड़ने, तब पता लगेगा कि कितना वोट ट्रांसफर होता है। लेकिन फिलहाल आज की हमारी चर्चा कि किसको टिकट मिलने वाली है, ये वो नाम है जो चर्चा में है। किसी एक को टिकट मिल सकती है या फिर एकदम से कोई नया नाम आ जाए, ये नहीं कह सकते। ये हमेशा संभावना रहती है बीजेपी में। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में नमस्कार। शामिल होने के लिए। और अगर आप लुधियाना से हैं या पंजाब से हैं, आपको थोड़ी-सी जानकारी है इस विषय में कि किसको मिल सकती है ये टिकट, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी क्लैरिटी हो। बाकी कुछ दिनों में लिस्टें तो आने ही वाली हैं, लेकिन आप ये चैनल देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।